हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी नोट्स में स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में मैं आपको यूजीसी नेट का जो पेपर 9 सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कोड 9 है, जिसका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, उसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और शुरुआत हम लोग सबसे पहले सिलेबस से करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और हमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा सिलेबस क्या है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन, इसका पेपर कोड 9 है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस हमारे पेपर को टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक यूनिट्स को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस पार्ट में हमको क्या पढ़ना है। जैसे कि हमारा यूनिट 1 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ क्या है? एजुकेशनल स्टडीज़ में जैसे कि एजुकेशन क्या है, ठीक है, और ब्रांचेस क्या हैं, एम्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे कि मेन टॉपिक जैसे हमारा एजुकेशन हो गया या एम्स ऑफ एजुकेशन वगैरह हो गए, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये है कि ये जो यूजीसी नेट सिलेबस हमारा देता है, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वो आपकी होगी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। बट लेकिन हम जब भी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट को जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन के बारे में जानेंगे, क्या एजुकेशन वगैरह होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। देखिए, यूनिट 1 के ए पार्ट में आप इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ेंगे। इसमें आपके षड दर्शन वगैरह आते हैं, लेकिन आपको षड दर्शन मतलब यानी 6 दर्शन आपको दिए जाते हैं, और आप सभी को 6 दर्शन नहीं पढ़ना। आपको जो मेन मेन दर्शन जो आपको सिलेबस में इन्वॉल्व किए गए हैं, आपको सिर्फ उतने ही पढ़ने, जैसे कि सांख्य दर्शन हो गया, योग हो गया, वेदांत हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। उसके बाद इनके रेफरेंस में जैसे विद्यादयानंद दर्शन है, और इस्लामिक ट्रेडिशन जैसे है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और एक टर्म और आता है जिसमें हम मेथड्स पढ़ते हैं एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज को। वैलिड नॉलेज को इट मीन जैसे कि जो हमारे वैध ज्ञान होते हैं, उनकी प्राप्ति के तरीके क्या हैं, या क्या क्या योगदान उन्होंने दिया है इंडियन फिलोसफी। उसके बाद जो हमारा बी पार्ट है, उस बी पार्ट में हम लोग वेस्टर्न स्कूल्स के टॉपिक पे पढ़ेंगे। वेस्टर्न स्कूल्स में जैसे कि आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया। उसका आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। देन फिर सी पार्ट में हम लोग स्विच करते हैं। सी पार्ट में हम लोग मेनली सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाजशास्त्र के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें आपके शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा आएगी, फिर उसके दृष्टिकोण आते हैं। उसके बाद इसमें इसमें कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि एसआई है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस हैं, एंड एसएफ है, जैसे कि सेक्सुअल फंक्शनलिज्म है या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये सब भी आप इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, जैसे कि फंक्शन हमारे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, स्कूल्स हो गया, सोसाइटी हो गया, बट इसमें आपको फैमिली, स्कूल्स एंड सोसाइटी यही सिर्फ टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम लोग सोशल मूवमेंट्स कौन से थे, या इन सोशल मूवमेंट की थ्योरीज, कुछ इंपॉर्टेंस आपको थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि रिलेटिव डिप्रीवेशन है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है, न्यू सोशल मूवमेंट्स थ्योरी, ये सब करें। फिर डी पार्ट में सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। देखिए, सी पार्ट में सोशियोलॉजी पढ़ेंगे यानी समाजशास्त्र पढ़ेंगे, और डी पार्ट में हम लोग सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। इसमें हम समाजीकरण एवं शिक्षा पढ़ेंगे, जैसे हमारा एजुकेशन क्या है ये, और कल्चर हमारे कैसे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम देखिए हर एक चीज़ को हम एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अगर कल्चर है तो कल्चर हम जनरली
जो जनरल कल्चर हमारा चलता है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम एजुकेशन से रिलेट करके कल्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे स्वामी विवेकानंद, यानी कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इसमें से हमारे इंडियन थिंकर्स भी हैं एंड वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दिया था सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो कुछ मेन मेन हमारे दिए गए जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, और अरबिंदो घोष हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं एंड पॉलो फ्रेरे हैं, वॉलस्टोन क्राफ्ट हैं, नील नॉटिंग्स हैं एंड सावित्री भाई फुले हैं। इन्होंने अपने क्या क्या योगदान दिया है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण और एवं शिक्षा में, हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट्स, डेवलपमेंट के कैसे चेंजेस करते हैं, नेशनल वैल्यूज जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशन को इंस्पायर किया। इसमें हमारा सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, यानी कि जो भारतीय संविधान के निहित राष्ट्रीय मूल्य हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय यानी जस्टिस, डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता, लोकतंत्र यानी फ्रीडम, समानता इक्वलिटी, सॉरी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में आपको आ जाएगा। उसको हम लोग एजुकेशन के रेफरेंस से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा ना, हर एक चीज़ को हम लोग किससे रिलेट करके पढ़ेंगे, एजुकेशन से। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल में स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रीडम, तो एजुकेशन से रिलेटेड करके हम पढ़ेंगे, एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। इक्वलिटी पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेट करके, डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, यानी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम प्रॉपर। जैसे डेमोक्रेसी एक टर्म को पढ़ रहे हैं तो हम उसको यानी जैसे हमारी सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम उसको एजुकेशन से रिलेट करेंगे। डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। ये आपका टोटल यूनिट 1 में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। देखिए यहाँ भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन किससे रिलेटेड करके, एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखिए सबसे पहले हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में जैसे कि हमारे पहले यानी पूर्व में कौन कौन से कमीशन दिए गए थे, ठीक है, या उसके पहले या अब जो हमारे हमारे जो भी आयोग दिए जा रहे हैं या समितियाँ दी जा रही हैं, कमीशन दी जा रही हैं, उन उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारा NEP 2020 है, सिलेबस में मेंशन नहीं है बट उससे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स आते हैं जैसे टीचर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 1953 में है, तक कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66 में, NEP 1986-1992, बट 2020 भी NEP इसमें इन्वॉल्व है। नेशनल कमीशन टीचर 1999 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला है, NKC है 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट है 2009 में लिखी थी, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है यानी NCF-TE है। एक NCF आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एंड दूसरा आपका NCF-TE है, जो कि 2009 में आया था, जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट है, जो ये पार्ट में हमारा डिवाइड है, यानी इसकी हिस्ट्री, एजुकेशन की हिस्ट्री पर। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक में, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, यानी जितनी पॉलिसीज दी गई हैं उनके और एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। यानी एक तो डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद लिंकेज पढ़ेंगे, हम क्या लिंक करते हैं शैक्षिक उन्नति और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप हमारा हो जाएगा। तो उन बीच मतलब उनके देखिए दोनों का मतलब आपका लिंकेज मतलब दोनों के बीच में क्या लिंक बैठ रहा है, यानी एक तरह से कहोगे दोनों के बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। उनको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आती है, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी के फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन होते हैं, एनालिसिस एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है वहाँ पर, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी विकल्पों का निर्माण क्या है, ये पढ़ेंगे। तो प्लानिंग क्या है, पॉलिसी डिसीजन क्या होती है, मेकिंग द पॉलिसी, कैसे हम लोग पॉलिसी को डिसीजन मतलब पॉलिसी डिसीजन में कैसे बनाते हैं, पॉलिसी किसी भी पॉलिसी को हम कैसे बना रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसमें हम ये चीज़ें करेंगे पॉलिसीज। और एजुकेशन में डिफरेंसेस क्या हैं, देन उसके बाद पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है, ठीक है, ये हमारी जनरेशन में कैसे पॉलिसीज बदली जा रही हैं, ये कैसे आ रही हैं नहीं, और अगर नहीं आ रही हैं या नहीं बनाई जा रही हैं तो इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद सी पार्ट में हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी अर्थशास्त्र से रिलेटेड होते हैं। अर्थशास्त्र को हम शिक्षा से यानी शिक्षा शास्त्र से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस है,
कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, इसमें हम लोग, उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन से भी पढ़ेंगे और सीनियर एजुकेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे। इसमें सिग्नलिंग थ्योरी है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, और एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है। एजुकेशनल फाइनेंस में जैसे दो पार्ट आप कहते हैं, एक माइक्रो है, मैक्रो लेवल है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट जैसे कि अब जो हम लोग बजट पढ़ेंगे उसको हम लोग रिसेंटली वाला बजट पढ़ेंगे, यानी ये जो बजट वाला पार्ट है ये करंट अफेयर से रिलेट होकर आता है। तो जो हमारी करंट अफेयर जैसे कि रहती है ना, जैसे कि हमारे पेपर में थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेट होते हैं, तो वो करंट अफेयर्स यहीं से बनती है। जैसे बजटिंग हो गया तो रिसेंटली बजटिंग से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर डी पार्ट जैसे कि आते हैं यूनिट 2 का, इसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन पढ़ेंगे। देखिए पहले हमने रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज देखी थी डी पार्ट में, और डी पार्ट में रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स है। तो पॉलिसीज हमारी जो भी पॉलिसीज कैसे बन रही हैं, क्या इम्प्लीमेंट होगी, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स को हम किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। जो कि हमारा पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, जिसमें हमारा लिबरल है, कंजर्वेटिव है, क्रिटिकल अप्रोचेज है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स है, जिसमें हमारा व्यवहारवाद है, प्रणाली विश्लेषण है, सिद्धांत और तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत है। एजुकेशन फॉर पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, जिसमें राजनीतिक विकास और राजनीतिक सामाजिकरण के लिए शिक्षा, इसके हम पढ़ेंगे। फिर ये हमारी यूनिट 3 आती है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा मुझे भी अभी प्रॉपर इस चीज़ को, मेरे से क्लास को कंटिन्यू करने में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, बाकी आपको जहाँ भी कमी वगैरह लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उन उन कमियों को दूर करूँगा। तो चलिए फिर हम लोग यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक। इसमें आपका देखिए यूनिट 3 जो हमारा रोल है, यूनिट 3 का रोल जैसे कि आपने यूपी टेट, हमारा सी टेट हो गया, या केवीएस हो गया, JSSB हो गया, जो टीचिंग लाइन की तैयारी करते थे बीएड वगैरह में, इनमें हमने जनरली पढ़ा होगा। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, कॉग्निटिव प्रोसेस आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पर आपकी जो थ्योरीज दी गई हैं वो आप उनको रिलेट उससे मत करिएगा, जैसे कि पियाजे हो गए, लोगास्की हो गए, फिर क्वालबर्ग हो गए, यानी व्यवहारवाद की जो उनमें जनक वगैरह जो आते हैं वो सब इसमें नहीं आए। ठीक है, वो अभी आगे पार्ट में है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो भी लर्निंग थ्योरीज दी गई थी, ठीक है, ये जो पियाजे की हमारी थ्योरी थी जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ये सब चीज़ें हमारी आगे आएंगी, ये सब अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद हमारा सीधा पर्सनैलिटी आ जाता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व। इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो कि फ्रॉड की हो गई, पॉल रॉजर्स की हो गई, गार्डन फोर्ड की हो गई, मैक्स वर्दिमर की हो गई, कर्ट कोफ्का की हो गई। मेंटल, उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये आपका अलग टॉपिक है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन हमारा अलग टॉपिक है। इसको जनरली हम लोग बीएड वगैरह में पढ़ते हैं, बीएड है, डीएलएड है, डीएलएड है, इन सभी में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग जब यूपी टेट या सी टेट वगैरह क्लियर करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ते हैं। काफ़ी यूनिट भी लगभग उन्हीं पर, उन्हीं से रिलेट कर जाएगी, जो कि आपको आई थिंक ईजी भी लगेगी, कि अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको ईजी भी लगेगी। उसके बाद देखिए डी पार्ट में हमारा इंटेलिजेंस आता है, जो कि मेन पार्ट, इसमें इंटेलिजेंस भी टोटल दिए गए हैं कि हमारे इंटेलिजेंस जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, जो कि डैनियल गोल्डमैन ने हमारा एक प्रैक्टिकल भी, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस की थ्योरीज हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस स्टैनबर्ग की है, गार्डनर की है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्रिएटिविटी पढ़ेंगे, सृजनात्मकता या रचनात्मकता पढ़ेंगे। देन सी पार्ट है। सी पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम थ्योरीज नहीं पढ़े, थ्योरीज हम लोग सी पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पर कॉग्निटिव थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल लर्निंग है, सोशल कॉम्पिटेंस भी है। अच्छा एक चीज़ और भी, जैसे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, इसको हम लोग सोशलाइजेशन, हमारे गोल्स होते हैं, रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स, ठीक है, इनको देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन देखेंगे। इसमें सारी थ्योरीज आपकी नहीं आएंगी, जो मेन थ्योरीज हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर रखी हैं। और ये आपका जो मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, ये प्रॉपर साइट से ही मैंने निकाल के ही बनाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने पीपीटी तैयार करी है वो प्रॉपर आपका जेन्युइन मतलब सिलेबस है, तो इसमें कोई भी चीज़ आपकी कम नहीं है, ना ही कोई मैंने कोई चीज़ बनाई है, जो जेन्युइन आपका सिलेबस आता है, एकदम जेन्युइन सिलेबस। देन डी पार्ट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ जाएगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनके अप्रोचेस पढ़ेंगे।
गाइडेंस एंड काउंसलिंग का नेचर कैसा है, गाइडेंस का नेचर कैसा है, काउंसलिंग का नेचर कैसा है, प्रिंसिपल क्या है, नीड्स क्या है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्या होते हैं, एजुकेशनल वोकेशनल हो गया, पर्सनल हेल्थ हो गया, सोशल डायरेक्टिव या नॉन डायरेक्टिव या इलेक्टिव, ये सब टॉपिक्स आ जाएंगे। और अप्रोचेज जो काउंसलिंग में कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियरल हो गया, फिर इसमें एल्बर्ट एरिस और REBT है, ठीक है, सब चीज़ें टॉपिक्स पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपके थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे। देन फिर यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 हमारी टोटल टीचर एजुकेशन पे है। यहाँ पर हम टोटल पूरी 4 यूनिट्स में टीचर एजुकेशन के विषय में पढ़ेंगे। इसमें आपका मीनिंग आ जाता है, मीनिंग है, नेचर है, स्कोप है टीचर एजुकेशन का, फिर टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कौन कौन से प्रोग्राम आजकल चलाए जा रहे हैं या पहले चलाए गए थे टीचर एजुकेशन के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, उनका करिकुलम क्या रहता है टीचर एजुकेशन के लिए, या करिकुलम डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं NCERT द्वारा या NCT या एलिमेंट्री में। जैसे आप एलिमेंट्री कोई कोर्स करते हो, वहाँ पर टीचर एजुकेशन के लिए क्या मतलब नॉर्म्स होते हैं, क्या करिकुलम होता है, सेकेंडरी लेवल पे हो या एलिमेंट्री लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, यानी टोटल आपका प्राइमरी में आपका एलिमेंट्री वगैरह आ जाता है। तो एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया, हायर सेकेंडरी लेवल, सभी के विषय हम लोग पढ़ेंगे कि ये टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री में कैसे रहती है, सेकेंडरी में कैसे रहती है और हायर सेकेंडरी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th डी पार्ट में, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें आपका व्यू पॉइंट ऑफ स्कलमैन पढ़ेंगे, स्कलमैन डैम एंड लेक हाबरमास। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कि जो स्कलमैन डैम एंड व्यू हाबरमास है, ये टीचर एजुकेशन के इसमें टीचर एजुकेशन के पार्ट से हमें बहुत क्वेश्चन बने, मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक बन जाते हैं, तो इस टॉपिक्स को हमको प्रॉपर पढ़ना है। मीनिंग्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, स्ट्रेटेजीज है, प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, मॉडल्स होगा टीचर एजुकेशन का, बिहेवियरिस्टिक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल जो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें हम लोग रमसा है, SSA है, SCERT है, NCERT है, NCTE है और UGC है, इन सबके टॉपिक्स पढ़ेंगे कि रमसा क्या है, SCERT क्या है, या NCERT क्या है, या NCERT की स्थापना कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। NCERT का रोल क्या होता है हमारे एजुकेशन में, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या एलिमेंट्री लेवल पे हो। प्राइमरी तो खैर एलिमेंट्री में ही आ जाता है, तो मैं प्रॉपर एलिमेंट्री का यूज़ करता हूँ। तो एलिमेंट्री लेवल पे हो चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो या हायर लेवल, तो हम लोग उसको देखेंगे कि NCERT का क्या इम्पैक्ट होता है, NCERT क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करती है, इनमें से रोल क्या है। एजेंसीज ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि हमारी इन सर्विस टीचर में आती है, तो हमारी इन सर्विस में आती है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कहते हैं डी पार्ट। देखिए अब सिलेबस को मैं एक ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर पर वैसे थोड़ा लंबी ही वीडियो हो जाएगी डेप्थ, तो क्या ही मतलब एक प्रॉपर चीज़ आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ताकि मैं आपको मेन बता देता हूँ कि मतलब किस यूनिट में और किस टॉपिक में हम लोग मतलब किस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो डी पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, यानी पेशे और व्यवसायिक व्यावसायिकता की अवधारणा है, ठीक है, पेशे के रूप में शिक्षा है, यानी टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स हैं या टीचर पर्सनल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, या ICT इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है, देखिए ICT इंटीग्रेशन खाली हमें पड़ेगा, ICT के हमारे प्रॉपर यूनिट है। क्वालिटी इन्हेंसमेंट क्या होता है, प्रोफेशनलाइजेशन क्या है टीचर एजुकेशन के, या इनोवेटिव क्या हुआ है टीचर एजुकेशन में, ये पहले क्या हुआ था या अब क्या हुआ है। यूनिट 5 में हम लोग करिकुलम स्टडीज़ करेंगे, यानी करिकुलम स्टडीज़ में करिकुलम कैसे बनाया जाता है, स्ट्रेटजीज़ क्या होती है करिकुलम बनाने की, ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, और करिकुलम में हमारे लिए क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, करिकुलम कैसे बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। स्टेजेस क्या हैं इनके, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग कैसे करते हैं फिलोसफिकल बेसिस पे, नेशनल डेमोक्रेटिक हो गया, सोशियोलॉजिकल बेसिस पे हो गया, जैसे सोशियो कल्चर रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, तो साइकोलॉजिकल बेसिस पे हो गया, जैसे लर्नर नीड्स, यानी बच्चों को किस तरीके की नीड है, उन या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जैसे UGC हो गया, NCTE हो गया, यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें हमारा रोल अच्छा नेशनल लेवल पर रोल एक तरीके से मैं कह सकता आप
तो समझ सकते हो कि जो नेशनल लेवल पे जो रोल इनका मेन रोल होता है वो यूजीसी इंस्टीट्यूट का होता है। जैसे जो हमारी नेट की तो जो एग्ज़ाम होता है, नेट पे जो एग्ज़ाम हमारा कराता है वो यूजीसी में एनटीए कराता है, ठीक है? तो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। तो ये क्या हो गया, ये इसका रोल क्या होता है नेशनल लेवल पे। बी पार्ट हमारे क्या आ जाएगा, बी पार्ट में मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन होगा, ठीक है? यानी हम करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करते हैं ये पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है? हिल्डा राघव मॉडल है और सीआईपीटी मॉडल है, इंटरवेंशन मॉडल है, ठीक है? सोशल फंक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ क्या है कैसी होती है, ये सब चीज़ें हमारी इसमें दी गई हैं। देन सी पार्ट में इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, मटेरियल, करिकुलम को कैसे इन्हेंस करें, अप्रोचेस इन इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, इवैल्यूएशन कैसे करें, ठीक है? करिकुलम का इवैल्यूएशन कैसे करें, अप्रोचेस क्या है, दृष्टिकोण उनके क्या है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन क्या है, टेलर्स मॉडल देखना होगा तो ना, हिल्डा तालियन टैलर मॉडल, ठीक है? हिल्डा तालियन मॉडल इसमें तो बी पार्ट में ये टेलर्स मॉडल है, स्टेक मॉडल है, स्टेबल मॉडल है, किलपैट्रिक मॉडल वगैरह इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में पाठ्यक्रम संचालन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली का हम लोग यूज़ करते हैं। बी पार्ट में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम, यहाँ पर हम लोग करिकुलम देखे, हम लोगों ने ए पार्ट में बी पार्ट सी पार्ट को छोड़ने के बाद यानी पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद में लास्ट वाले पार्ट में हम लोग मीनिंग्स पढ़ेंगे, करिकुलम की मीनिंग क्या है, या आप कह सकते हो करिकुलम मीनिंग हम लोग वहीं स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेन जो हमारा फोकस है वो करिकुलम चेंजेस की मीनिंग क्या है। करिकुलम अगर हमें चेंज करना चाहिए तो क्या क्या अर्थ है, क्यों हमें चेंज करना चाहिए, उनके टाइप्स क्या हैं चेंज करने के, मतलब प्रकार क्या हैं, ठीक है? करिकुलम चेंजेस में देखते हैं प्रकार क्या है, या आप किसी भी चीज़ को अगर चेंज करते हो तो इनमें आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, ठीक है? उसमें कैसे रिसर्च करना है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या अलग यूज़ होगी करिकुलम स्टडीज़ में, रोल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर रोल क्या होगा स्टूडेंट का, अच्छा करिकुलम चेंज करने में स्टूडेंट का भी रोल होता है, ठीक है? टीचर का भी रोल होगा, और जो वहाँ पर हमारे जैसे कि कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पर जो बाकी अदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका भी एक रोल होता है, सभी का रोल हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है? ये करिकुलम चेंज करने में क्या क्या रोल, किसका क्या रोल है, इस विषय में हम लोग। देन सिक्स पार्ट आपकी टोटल रिसर्च बेस है, रिसर्च इन एजुकेशन, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट मोस्ट मैंने क्यों इम्पोर्टेंट बोला, क्योंकि ये आपका पेपर वन पढ़ते हैं जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें भी रिसर्च आप प्रॉपर एक यूनिट में आपको रिसर्च दे रखी है, तो अब चाहे आप यहाँ से कवर कर लीजिए या पेपर वन से कवर कर लीजिए, दोनों से में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आप अगर कोई एक भी कर लोगे तो आपकी पेपर वन की भी एक यूनिट अभी तैयार हो जाएगी यहाँ से। देखिए जैसे पेपर टू हमारा है तो थोड़ा हमारा पेपर टू इसलिए थोड़ा ईजी भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर वन में जो हमारी कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि उसमें भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड्स वगैरह हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हमारे एजुकेशन से रिलेट करती हैं, ठीक है? तो हमारी कम से कम 2 से 3 यूनिट्स ऐसी होती हैं पेपर वन की, जो हमारे पेपर टू को पढ़ने से ही हमारी तैयार हो, जैसे कि रिसर्च वाला हमारी यूनिट हो गई, यही पेपर वन में हमारी रिसर्च की मदद की है। जैसे कि आप सभी ने एमएड या एमए जो भी किया होगा मास्टर्स, तो वहाँ पर आपने रिसर्च पढ़ी होगी, तो इसमें हम लोग एजुकेशनल रिसर्च को पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है? उनके साइंटिफिक या मेथड्स वगैरह कौन कौन से हैं, तो मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, तो चीज़ें पढ़ेंगे। डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, इसमें डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल चर्चा जाएगा, ये पढ़ेंगे। देन बी पार्ट में उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यानी चर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? चर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस है, ठीक है? मेन आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी प्रॉपर यहाँ पर हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है? अगर आपने अच्छे से प्रॉपर पढ़ रखी है पहले तो बहुत अच्छी बात, आपकी इसका रिविजन है। टेक्निक्स वगैरह क्या होती है, सैम्पलिंग कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, आप सभी ने रिसर्च प्रपोजल लिखा होगा, ठीक है? उसके स्टेप्स ऐसे होते हैं कि पहले आप क्या लिखोगे, फिर देन उसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है? और उसमें आपकी क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, या टूल कैसे, आप क्या टूल यूज़ करोगे, ठीक है? आप क्या टूल यूज़ करोगे, कैसे पहचानोगे कहाँ पर क्या टूल यूज़ होना है, या टाइप्स ऑफ टूल
पढ़ोगे यहाँ पर कि कितने प्रकार के टूल्स हो गए, जैसे कि रेटिंग स्केल हो गया, एटीट्यूड स्केल हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, तो हमारे टूल्स हो गए एंड टेक्निक्स पढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं सी पार्ट में। इसमें हम लोग मेजरमेंट स्केल, इसमें हम लोग NOIR, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से पढ़ते हैं, यानी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ते हैं। फिर हम लोग कुछ दो टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी है या एनोवा टेस्ट है, टी स्क्वायर टेस्ट है, या जेड टेस्ट है, कोरिलेशन वगैरह हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी जब हम प्रॉपर यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको समझाते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो का कोई मतलब नहीं है, मैं आपकी थोड़ा स्पीड में लेकर के चल रहा हूँ, वो काफ़ी लंबी वीडियो है। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन आ जाएगी, वहाँ क्वांटिटेटिव पढ़े रहते हैं हम लोग, यहाँ क्वालिटेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ मॉडल्स या कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एथनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम उसको हम लोग नृवंश विज्ञान बोलते हैं। मीनिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर यूनिट 7 में पेडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट में टोटल पेडागोजी पढ़ेंगे, जैसे कि आपने सीटेट में पेडागोजी पढ़ेगी प्रॉपर घर से सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर यहाँ पर हमारी पेडागोजी चलेगी, हमारे मेमोरी लेवल, यानी हर्बर्टियन मॉडल, जो हर्बर्टियन मॉडल था, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग मॉडल जो कि मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, हम लोग ये 3 लेवल पढ़ते हुए इनको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर तो हम लोग खाली पढ़ लेते थे कि 3 होते हैं, ठीक है, उनका एक सीक्वेंस याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। वैसे पढ़ा होगा तो तुमने डेप्थ में पहले पढ़ रखा होगा, क्योंकि आपको जो हमारे सीक्रेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डेप्थ से पूछने लगेंगे। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डेप्थ से पूछने लगेंगे मतलब, तो आपने आई थिंक पढ़ रखा होगा। बाकी फिर एंड्रोलॉजी वगैरह आ जाएगा। बाकी आप सभी को तुम लोग एंड्रोलॉजी, वैसे तो मैं बताऊँगा सब चीज़ें क्या पढ़ाऊँगा, वैसे एंड्रोलॉजी में वीडियो में कौन शिक्षा वगैरह क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे। फिर असेसमेंट आ जाता है, ठीक है, फिर मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन हमारा एजुकेशन में किस तरीके से काम करेगा, टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी में लोग असेसमेंट कैसे यूज़ करना है, उनको एजुकेशन में कैसे असेसमेंट को यूज़ करना है, कैसे असेसमेंट जाना है, मूल्यांकन कैसे करना है, उसका असेसमेंट में क्या जाए, वही वो एजुकेशन एजुकेशन में कैसे हम लोग असेसमेंट करेंगे। देन डी पार्ट में असेसमेंट इन एंडोलॉजी, वहाँ पेडागोजी में एंडोलॉजी एजुकेशन का असेसमेंट में मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, क्राइटेरिया रिव्यू एक्सरसाइज है, तो एवेल्युएशन वगैरह दिए गए हैं, क्राइटेरिया फीचर, ये फीचर एवेल्युएशन के लिए क्राइटेरिया के लिए। इसमें आपका जैसे कि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 8 में टेक्नोलॉजी इन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इट मीन जैसे कि इसमें हम लोग प्रॉपर, मैंने बताया था ना ICT आती है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर ICT से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक रिसर्च की आपकी यूनिट हो गई, ठीक है, वो आपके पेपर 1 में है। एक यूनिट 8 हो गई आपकी ICT, ये भी हमारे पेपर 1 में है, एक प्रॉपर यूनिट है। तो देखिए 2 यूनिट तक यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगी पेपर 1 में। बाकी हाँ कुछ टॉपिक्स अलग हैं तो उनको कोशिश करेंगे जब हम स्टार्ट करते हैं तो पेपर 1 की पेपर 2 पेपर होने के बाद स्टार्ट कर देंगे, तो बट लेकिन आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ से भी कवर हो जाएंगी अगर आप उसको प्रॉपर, अगर मैं ये कहूँगा कि आप चाहे यहाँ से पढ़ें या कहीं से पढ़ें, अगर आपने पेपर 2 को एकदम प्रॉपर पढ़ रखा है डेप्थ में, इन डेप्थ में, तो पेपर 1 आपका ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे, बट लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ET हो गया, ठीक है, ET को इन्फॉर्मेशन, फिर ICT हमारा आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर IT कंप्यूटर ITC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और नॉन फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग चल रही है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अभी टॉपिक भी देखिए, थ्योरीज भी दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन भी कुछ की मिलती है कि आज की है, जोबन की है, रूमर की है, वेबएक्स की है, तो यहाँ हम लोग थोड़ी बहुत देखेंगे। ई पार्ट में सिस्टम अप्रोच है,
जिनमें भी आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ मॉडल्स वगैरह दिए गए हैं सेक्शन ऑफ डिज़ाइन के, जो कि ADDIE है, एश्योर है, बिग एंड कैरे मॉडल है, ठीक है, मैसन्स का। फिर गैगने के 9 इवेंट इंस्ट्रक्शंस है और 5 ईज कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, क्योंकि पूरी यूनिट की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में कह सकता हूँ। इस प्रॉपर पूरी यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा है। इसमें आपको लगभग कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ें प्रॉपर करनी है, ठीक है। जैसे कि सिंक्रोनस हो गया, सिंक्रोनस हो गया, वो काफ़ी ईजी भी है, समझने की बहुत डिफिकल्ट है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इसमें वो रटने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है इस यूनिट में। जैसे है पूरे हमारे यूनिट मतलब टोटल एजुकेशन यूनिट में काफ़ी चीज़ें आपको रटने वाली भी होंगी, सब्जेक्ट्स वगैरह होंगी, बट लेकिन ऐसे कि ये टॉपिक है जो समझने वाले अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको दोबारा बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा, खाली उसको रीडिंग करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। देन सी पार्ट में इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह जो लर्निंग हमारी ई लर्निंग चल रही है, ठीक है, जैसे वेब 2.0 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेब 3 एंड एजुकेशन रिसोर्सेज हमारे क्या हैं ये पढ़ेंगे। इंक्लूजन क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग क्या है, क्वालिटी कैसी रहती है ई लर्निंग की, उसके बाद फिर स्ट्रेटिफिकेशन है, नेट बेनिफिट्स कुछ है, जैसे कि DNM है, ISX मॉडल है, जो कि में है, एथिकल इशूज़ है, ई लर्नर है, ई टीचर है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च है, ये चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग डी पार्ट में यूज़ ऑफ ICT इन इवैल्यूएशन पर, यूजेस क्या है, ICT के यूजेस क्या हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है, यानी मूल्यांकन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च पढ़ेंगे, ई पोर्टफोलियो, ICT और रिसर्च ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट देखेंगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब वो पार्ट आप प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नहीं देखेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका इससे रिलेटेड देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर भी चीज़ें होंगी वो आपको दिखा देंगे। बाकी डेवलपमेंट क्या होता है, यानी विकास क्या होगा हमारा, ICT को अगर हम लोग यूज़ करते हैं एजुकेशन में, तो 9th यूनिट में आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी हमें टोटल एजुकेशन में कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, मैनेजमेंट कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक, प्रबंधन कैसे करना है, चीज़ें देखेंगे, लीडरशिप कैसे करेंगे, ठीक है, यह चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मीनिंग वगैरह देखेंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, फॉल्स फॉग है, CPM है, PERT है, मैनेजमेंट सिस्टम है, SWOT एनालिसिस है, टेलीविजन, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देन बी पार्ट में फिर बी पार्ट में लीडरशिप हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कैसे प्रशासन के में नेतृत्व कैसे नेतृत्व करना है, मीनिंग क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। मॉडल्स क्या है, ठीक है, ब्लैक एंड मॉडल्स क्या है, ये सब चीज़ें मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे, कौन कौन से मॉडल्स हैं। देन सी पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है, यानी गुणवत्ता की अवधारणा और शिक्षा में ग्रोथ, इन दोनों में चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो यानी डिफरेंस इनके दोनों को पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन क्वालिटी है, कंट्रोल है, देन क्वालिटी एश्योरेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, TQM है, इसको हम लोग बोलते हैं, सिक्स सिग्मा है, क्वालिटी गुरुज हैं, ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज गुरुज हैं जो कि वॉल्टर स्टीवर्ट है, एडवर्ड डेमिंग है, के प्रहलाद हैं, प्रहलाद प्रहलाद हैं। ये हमारा डी पार्ट है, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट यानी परिवर्तन प्रबंधन। अगर मैनेजमेंट को चेंज वगैरह होता है तो क्या फर्क पड़ेगा एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि हम एक इजी एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो अगर बार बार कोई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं अगर वो चेंज होती तो भाई कुछ इम्पैक्ट आपको भी पड़ेगा, ठीक है, उनके सिस्टम पर पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से कोई भी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट देखोगे, अगर एजुकेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट देखोगे तो उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए इस पे हम देखेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें लोग 3 स्टेप्स मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट में, परिवर्तन प्रबंधन में हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि इसको हम लोग पहले अनफ्रीजिंग पढ़ते हैं, फिर मूविंग पढ़ते हैं, फिर रीफ्रीजिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक जापानीज़ मॉडल चलता है, पोका योग है, जस्ट इन टाइम है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वगैरह देखेंगे। फिर नैक इसी में आ जाता है, नैक देखेंगे, ठीक है, QCI देखेंगे, इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हम लोग INQAAC देखते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन देखेंगे। देन लास्ट यूनिट हमारी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा NPE 1986 है,
ठीक है। जो प्रोग्राम आप अच्छे हैं कि वही हेल्थ चलाया जाता है या पर्सन विद डिसबिलिटीज़ के लिए कौन कौन से पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे अंडर सर्व शिक्षा अभियान जैसे हमारा चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मेन पॉलिसीज़ हम लोग यहाँ पर ए पार्ट में पढ़ेंगे और बी पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप की क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ICF मॉडल का हम लोग यूज करेंगे। Readiness of a school and models inclusive prevalence types and characteristics and educational needs and diversity टेक्निक्स का यूज होंगे, मेथड्स क्या हैं, हम देखेंगे। और सी पार्ट में हम लोग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हम लोग एजुकेशन लेवल पर देख रहे थे, यहाँ इंक्लूसिव क्लासरूम पर देख रहे थे। हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, बैठने की व्यवस्था कैसे बनानी चाहिए, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस कैसे कराएं, करिकुलम क्या हो, ठीक है, करिकुलर एडेप्टेशन कैसे कराएं, उनको डाइवर्स करना कैसे कराना है, या हमारा प्रोडक्ट क्या है, यूज वगैरह अप्लाइंसेस का यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। कैसे हम लोग एक तरीके से पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप बना सकते, रोल ऑफ पेरेंट्स या फिर पीयर्स हैं, यानी जो उनके हम उम्र हैं, साथी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको लोग बोलते हैं प्रोफेशनल्स हो या टीचर्स स्कूल। तो ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट हमारा बैरियर्स, ठीक है, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में से भी बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे और उन बाधाओं को सुलझाने के तरीके भी देखेंगे। छोटी छोटा टॉपिक, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक इतना मतलब बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में हम यहाँ पर रिसर्च के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन में मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो चीज़ें देखेंगे। रिसर्च कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में आजकल जो हमारे ट्रेंड में चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो हमारी रिसर्च करी जा रही है, करी गई है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। और जो ट्रेंड में चल रही है, तो मेन मेन ट्रेंड में है, वो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, फिर आप सभी का ये सिलेबस था, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए, पूरे हमारे 10 यूनिट्स को टोटल अगर आप देखोगे, प्रॉपर हर एक यूनिट को 4 पार्ट में ही डिवाइड किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं काफ़ी लंबी है, ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हमारी यह अब यूनिट तो अब बहुत मतलब ब्रॉड ही है। जो एक प्रॉपर टॉपिक भी हमारा जैसे ए पार्ट है, ठीक है, जैसे एक यूनिट को हम ए पार्ट में बांटते हैं, तो वो भी बहुत ही लंबी है, ठीक है, वो सब भी बहुत ही लंबी है, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाकी अगर आपको कोई कमी वगैरह लगती है, जैसे क्या पहली वीडियो थी, तो आई थिंक मेरी थोड़ी वॉइस डिस्कनेक्ट भी हो रही थी। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ना हो, ठीक है, क्योंकि जैसे फैन बैकग्राउंड से होता है, थोड़ा इशूज़ होते हैं, तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि नहीं हो। बाकी आपको जो भी कमी लगे आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपको जो भी कंटेंट में है किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय क्लास।